हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। तो जैसे कि इस सीरीज़ में हमने अब तक काफ़ी एलिमेंट्स बना लिए हैं। जैसे कि हमने बेसिक ग्रिड बना लिया है, मैजिक ब्लास्ट जो एलिमेंट्स थे, पोर्टल, लेज़र, बीम और उसके जो स्मोक थे, वो सब हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं बल्कि पूरा रेडी कर लिया है, बस हमें रेंडर करना बचा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फाइनल पार्ट में जो कि है ग्राउंड डिस्ट्रक्शन। तो हम ग्राउंड डिस्ट्रक्शन में उसका डिस्ट्रक्शन सीखेंगे, डेब्री बनाना सीखेंगे एंड उसमें से जो ग्राउंड डस्ट आता है हम वो भी बनाएंगे। ये जो ग्राउंड डस्ट है ये हमारे ट्रेनिंग में नहीं था, बट मैंने सोचा कि इसको ऐड कर लेते हैं तो विजुअली थोड़ा अच्छा भी दिखेगा एंड नया सीख भी लेंगे। तो ये सब हम इस फाइनल चैप्टर्स में सीखेंगे। ये शायद 2-3 वीडियोस और हो सकते हैं क्योंकि इसमें मुझे समझाना पड़ेगा कि पूरा जो आपका ग्राउंड डस्ट है, फिर फ्रैक्चर है, डेब्री है, फिर उसके बाद हम इसे लाइटिंग करेंगे, रेंडरिंग करेंगे, तो शायद 2-3 पार्ट के वीडियोस और बन सकते हैं। तो हम देर नहीं करेंगे और इसे शुरू करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि मैं सोच रहा हूँ कि हुडनी का बेसिक से लेके एडवांस तक, जो एकदम ग्राउंड लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सिखाने का सोच रहा हूँ यूट्यूब पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं हुडनी बेसिक से लेके एडवांस तक, जिसमें हम सारे नोड्स, यूआई और अलग अलग तरीके के जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो भी पॉप नेटवर्क है, पायरो है, स्मोक है, जितने भी सारी चीजें हैं, जितने भी सारे एलिमेंट्स कर सकते हैं, वो सब अगर आपको सीखना है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको सिखाऊं, तो प्लीज कमेंट में नीचे मुझे बताइए कि आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या पसंद है। मैं एक फॉर्म का लिंक भी दे रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप उसे भरिए और मुझे बताइए कि आपको सीखना है। अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है और ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मैं ये चीज़ करूँ, तो ये सीरीज़ के बाद, जो ये ग्राउंड डिस्ट्रक्शन का सीरीज है, उसके बाद मैं एक बेसिक से एडवांस तक का हुडनी कोर्स चालू करूँगा यूट्यूब पर सिखाना। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए या तो फॉर्म भरिए एंड मुझे बताइए, ताकि मैं आपको बेसिक से हुडनी सिखा सकूँ। तो इसी बात पे ये सीरीज़ शुरू करते हैं। तो अभी हमको करना कुछ नहीं है, हमको अभी बेसिक ग्राउंड इंस्ट्रक्शन ही बनाना है। तो हम डायरेक्टली शुरू करते हैं, एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क ले लेंगे, सॉरी जियो नेटवर्क ले लेंगे एंड हम इसको नाम दे देंगे ग्राउंड, COLLISION। अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कोलिजन की स्पेलिंग क्या है, मैं या तो डबल एल डाल देता हूँ और डबल एस डाल देता हूँ, तो मुझे ध्यान देना पड़ता है कि कोलिजन की स्पेलिंग क्या है। अब ये कोलिजन की स्पेलिंग मायने रखती है क्योंकि कोई कोई चीज़ों में, जैसे आप कोलिजन वेल देते हो या जब कोलिजन ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ये नाम प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, वरना डॉप नेटवर्क उसको काउंट नहीं करेगा। सो प्लीज़ ये याद रखिए कि कोलिजन की असली स्पेलिंग क्या है। तो ये है असली स्पेलिंग कोलिजन की। तो हम ज्योमेट्री नेटवर्क में अंदर जाएंगे एंड हम एक ऑब्जेक्ट मर्ज लेंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट मर्ज में हमारा एक ऑब्जेक्ट लेना है जो हमने ग्रिड बनाया था, तो हमको वो ग्रिड लेना है। तो मुझे पता है ये कहाँ है। आउटग्रिड हमने ले लिया, बट ये आया क्यों नहीं। ओके, मैंने नेटवर्क नोड यहाँ पे रखा हुआ है इसीलिए, तो ये अब आ जाएगा वहाँ पे। सो ये मेरा ग्राउंड इंपोर्ट हो गया है। अब ग्राउंड दरअसल हमारा बहुत बड़ा है एंड हम इतने बड़े साइज पे, जो ग्रिड साइज है इसका 25 बाई 15 है, तो इतने बड़े ग्रिड साइज पे करेंगे तो काफ़ी हेवी हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक नॉर्मल सा डिलीट ले लिया है एंड अब हम इसको डिलीट करेंगे। तो हमको इसको पहले क्या करना है, हमको नंबर से नहीं करना है, हमको बाउंड वॉल्यूम से करना है। तो इसको एनेबल करेंगे और बाउंडिंग बॉक्स है, तो मुझे पता है इसके एक्चुअल वैल्यूज़ क्या है और मुझे सेंटर पे कौन से वैल्यू पे चाहिए, तो मैं वो वैल्यूज़ डाल देता हूँ। आप प्लीज़ अपना सेंटर ढूंढिए जो ग्रिड का है एंड उस हिसाब से बनाइए। तो ये मेरा सेंटर आ गया है, इसको मैं -0.5, 0.4 एंड 10, क्योंकि मुझे उस तरफ एंड से नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा है, तो मतलब नहीं है उतना एंड करके। तो हम ऐसे ले लेंगे। अब ये क्या कर रहा है कि ये उल्टा कट कर रहा है, हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए, हमें बीच का पोर्शन चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली डिलीट सिलेक्टेड से हटा के इसको डिलीट नॉन सिलेक्टेड कर देंगे। तो जहाँ हमने बाउंडिंग बॉक्स बनाया है ये वो पार्ट रखेगा और बाकी सब डिलीट कर देगा। तो हमने ये डिलीट कर दिया है जो भी है। अब इसमें चांसेस है कि
जैसे कि ये देखो गैप है यहाँ पे, तो हमें इसको फिल करना पड़ेगा वरना ये कोलाइड होगा नहीं प्रॉपर। तो अब जैसे कि ये ओपन है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक पॉलीफिल ले लेंगे ताकि ये मॉडल फिल हो जाए और कोई गैप्स नहीं रहे। तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल्स जो फिल मोड है उसको चेंज करके सिंगल पॉलीगॉन कर देंगे। तो ये करने के बाद हमें इसके बाद एक आईएसओ ऑफसेट लेना है ताकि हम इसको एक वॉल्यूम दे सके, क्योंकि हमको वॉल्यूम की ज़रूरत है जब हम वोरोनोई फ्रैक्चर करेंगे, तो हमको एक वॉल्यूम चाहिए रहेगा। इसको जो भी है सब डिफ़ॉल्ट पे रहने देंगे। अब इसकी जो डिवीजन साइज़ है काफ़ी कम है, जो सैम्पलिंग है इसके वजह से ये काफ़ी रफ दिख रहा है और इसमें वॉक्सल ज़्यादा नहीं होने के कारण से ये ऐसा दिख रहा है। अब हम इसको थोड़ा सैम्पलिंग बढ़ा लेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो हमने ये आईएसओ ऑफसेट ले लिया है और इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट किया है। अब ये बहुत सिंपल है, लाइक जो वॉल्यूम है, तो हमको इसमें एक थोड़ा नॉइज़ देना है ताकि ये इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा अनइवन रहे और थोड़ा नॉइज़ी लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम वॉप ले लेंगे। अब जैसे नॉर्मल तरीके से बाकी वॉप्स भी होते हैं, अगर आप वॉप टाइप करेंगे तो वॉप नेटवर्क है, एट्रीब्यूट वॉप है, पॉइंट वॉप है, प्रिमिटिव वॉप है, ऐसे बहुत सारे वॉप्स है। पॉइंट वॉप मैंने लिया है और मैं दूसरा लूँगा वॉल्यूम वॉप। तो हमने वॉल्यूम वॉप ले लिया। अब वॉल्यूम वॉप आप बाकी वॉप भी देखोगे, तो जैसे अगर मैं एक पॉइंट वॉप लेता हूँ, सॉरी पॉइंट वेलोसिटी नहीं, पॉइंट वॉप, और फिर मैं प्रिमिटिव वॉप, तो अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा वॉप नेटवर्क लेना चाहिए और ये अलग अलग नाम के पीछे इसका मीनिंग क्या है। तो ये सिंपली कुछ नहीं है, ये एक ही है, जो अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है वो एक ही है, बस डिफरेंस ये है अलग अलग नाम देने का कि ये पॉइंट पे अगर आप देखेंगे पॉइंट वॉप पे, तो यहाँ पे जो रन ओवर लिखा है वो पॉइंट्स है एंड इस पे जो रन ओवर लिखा है वो प्रिमिटिव्स है। तो ये क्या करता है कि डिफ़ॉल्ट तरीके से आप जो भी है वॉप नेटवर्क पे बनाओगे वो पॉइंट्स पे रन होगा एंड ये जो है प्रिमिटिव्स पे रन होगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पॉइंट वॉप ले या प्रिमिटिव वॉप ले, क्योंकि मैं पॉइंट वॉप लेकर भी इसको प्रिमिटिव्स पे कन्वर्ट कर सकता हूँ और प्रिमिटिव वॉप लेकर भी इसको पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं जैसा चाहे उसको ये अपने हिसाब से रन करवा सकता हूँ। बस पता नहीं साइड इफ़ेक्ट्स ने ये अलग-अलग से क्यों दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, तो टेंशन लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एक ही चीज़ है। अंदर अगर मैं देखूँगा तो दोनों एक ही है, कुछ डिफ़रेंस नहीं है। बस फ़र्क यही है कि इसने डिफ़ॉल्ट तरीके से रन ओवर में इसको पॉइंट्स दिया हुआ है एंड प्रिमिटिव्स को प्रिमिटिव रखा हुआ है। जो काफ़ी ज़्यादा आलसी है उसके लिए अच्छा है, अगर वो एक स्टेप ये मिस करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि वो यहाँ पे सिलेक्ट करे कि ये किसके ऊपर रन करने वाला है, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है कि वो डायरेक्टली या तो पॉइंट वॉप ले सकते हैं या तो प्रिमिटिव वॉप। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और रही बात वॉल्यूम वॉप की, तो वॉल्यूम वॉप में डिफरेंस यही है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रन ओवर क्या है। ये जनरली वॉल्यूम के ऊपर है क्योंकि नाम ही वॉल्यूम वॉप है। तो इसमें फ़र्क ये है कि बाकी सब वॉप्स में आपको ये जो डिफ़ॉल्ट तरीके से यहाँ पे इनपुट मिलता है, उसमें डेंसिटी है और आउटपुट में, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो डेंसिटी आउटपुट है। तो फ़र्क यही है कि सिर्फ़ यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि अगर मैं पॉइंट वॉप में देखूँगा तो यहाँ के इनपुट में मुझे कोई ऐसा डेंसिटी या तो आउटपुट में डेंसिटी नहीं दिखता, क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉइंट्स पे या प्रिमिटिव्स पे रन करता है। बट ये वॉल्यूम वॉप होने के कारण से यहाँ पे इसके इनपुट में डेंसिटी दी हुई है एंड आउटपुट में भी डेंसिटी दी हुई है, क्योंकि ये वॉल्यूम के ऊपर रन करता है। तो ये कुछ खास इतना टेंशन लेने वाली बात या घबराने वाली बात नहीं है कि इतने सारे नोड्स हैं, सबके अलग अलग नाम है तो क्या काम करता है। यूजुअली सब एक ही चीज़ है और एक ही काम करता है। तो अब जैसे कि अगर हमने समझो कि वॉल्यूम वॉप नहीं लिया या नहीं लेना है, तो मैं पॉइंट वॉप में भी सेम चीज़ बना सकता हूँ, जो उसमें सेम एलिमेंट्स है, जो इनपुट में डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है या तो आउटपुट में डेंसिटी दिया हुआ है। तो ये सेम चीज़ मैं पॉइंट वॉप के अंदर भी बना सकता हूँ, तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, तो आप कोई भी वॉप लीजिए, सब एक ही है। तो हमने ये वॉप ले लिया है, तो वॉप की डेंसिटी और इनपुट में डेंसिटी एक ही रहेगी, बस इसमें क्या करना है कि हमें बीच में थोड़ी चेंजेस करनी है और नॉइज़ डालना है। तो मैं एक टर्बुलेंस नॉइज़ ले लूँगा, क्योंकि ये एक टाइप का नॉइज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा हमें ये। तो हमें इसका जो पोज़ीशन है, जो हमारा इन जनरल पोज़ीशन है बाहर, जो एक्चुअल पोज़ीशन है, डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन जहाँ पे अभी ये बेस्ड है, जो हमारा वॉल्यूम दिख रहा है अभी, उसका पोज़ीशन लेंगे और हम टर्बुलेंस नॉइज़ का पोज़ीशन बढ़ा लेंगे एंड इसको हम जो नॉइज़ का आउटपुट है, जो टर्बुलेंस नॉइज़ का आउटपुट है, उसको
डेंसिटी के आउटपुट में डाल देंगे। अब जैसे हमने ये आउटपुट डेंसिटी पे डाला तो हमें ये कुछ रिजल्ट मिला जो कि थोड़ा नॉइज़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने टर्बुलेंस नॉइज़ डाला है। तो हमें क्या करना है, जो एक्चुअल है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है हमें। तो ऐड भी कर सकते हो आप, बट हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसका डेंसिटी लेंगे जो हमारा डिफ़ॉल्ट डेंसिटी है, उसका मल्टीप्लाई इनपुट 1 में डालेंगे, एंड जो ये नॉइज़ है उसका आउटपुट हम इनपुट 2 में डालेंगे, एंड ये जो मल्टीप्लाई हमें मिलेगा वो हम डेंसिटी पे डालेंगे। तो हमारे पास जो भी टर्बुलेंट नॉइज़ है वो मल्टीप्लाई होगा जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट है उससे। अब सीधी तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, ये इनपुट है, इसका हमने एक डेंसिटी लिया और उसको मल्टीप्लाई में डाला क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट जा रहा है, एंड हमने जो एक्चुअल पोजीशन है, हमारा जो वॉल्यूम का पोजीशन था, उसमें हमने टर्बुलेंट नॉइज़ ऐड करके उसको सेकंड इनपुट में दिया। तो ये क्या कर रहा है कि वो डेंसिटी उस पे मल्टीप्लाई कर रहा है और हमें एक नया डेंसिटी दे रहा है जिसमें ये नॉइज़ है। तो अभी नॉइज़ आपके ऊपर है कि आपको कैसे रखना है। इसको मैं 3D नॉइज़ रखता हूँ क्योंकि हमें 3D नॉइज़ चाहिए, एंड बाकी सब डिफ़ॉल्ट ही। अगर आपको एम्पलीट्यूड वगैरह ज़्यादा चाहिए तो आप वैसे रख सकते हो। मैं इसको 10 पे रखूँगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि 10 पे थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ी होगा और डेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो ये हमारा एक नॉर्मल नॉइज़ हो गया है। नॉइज़ मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक स्कैटर ले लेंगे क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए। ये आप अपने सिस्टम के हिसाब से रखिए कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट के बेसिस पर ही हमारा जो फ्रैक्चर होगा वो जनरेट होगा। तो अगर आपका पीसी हैंडल कर सकता है तो आप डेफ़िनेटली और ज़्यादा क्रैक्स बना सकते हैं और ज़्यादा हाई वैल्यूज़ पे जा सकते हैं। बट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप थोड़े लो वैल्यू से शुरू कीजिए और धीरे-धीरे इंक्रीज़ कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपका सिस्टम उतना हैंडल कर सकता है कि नहीं। जैसे मैं नॉर्मली 150 से चालू करता हूँ बेसिक। अगर मेरा पीसी हैंडल करता है तो मैं 1000 या 2000 पे भी जा सकता हूँ। तो ये मैंने सिर्फ 150 पॉइंट्स ले लिया, हमारे पास 150 पॉइंट है। हम एक रैंगल लेंगे क्योंकि रैंगल में जो एवरी पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर है, क्योंकि ऑब्वियसली हुडनी में हर एक पॉइंट का एक पॉइंट नंबर होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे ये टॉगल बार में डिस्प्ले पॉइंट नंबर्स किया हुआ है, तो ये हर एक जो हमारे पास वैल्यू है पॉइंट्स की जो 3D स्पेस में है, तो उसका हर एक का एक नंबर होता है। तो ये नंबर हमें क्या करना है कि ये चेंज होता रहता है, बट हुडनी में एक चीज़ है आईडी एट्रीब्यूट, जो चेंज नहीं होता। अगर एक क्या बोलते हैं, अगर एक पॉइंट को एक आईडी असाइन हो जाती है, एंड इवन दो वो सिमुलेशन में नहीं रहता, समझो डाई हो गया वो पार्टिकल, तो सेम आईडी नंबर दूसरे पार्टिकल को नहीं मिलता। वो आईडी नंबर उस पार्टिकल के साथ चला जाता है एंड वो रिपीट नहीं होता। तो अभी वो हमारे फ्रैक्चर के लिए काफ़ी काम आएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक एट्रीब्यूट रैंगल ले लेंगे और एक बेसिक सा कोड है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, @id, क्योंकि हमको आईडी एट्रीब्यूट बनाना है। तो @id हमने लिखा क्योंकि हमको आईडी एट्रीब्यूट चाहिए, इक्वल्स टू @pt num। अब पीटी नम इसीलिए क्योंकि हमको एवरी पॉइंट नंबर चाहिए। तो ये पीटी नम का फुल फॉर्म ही यही है, पीटी इन द सेंस पॉइंट, और नम मतलब नंबर, तो पॉइंट नंबर। तो हमको आईडी पे क्या चाहिए, जो हम आईडी जनरेट कर रहे हैं हमको पॉइंट नंबर चाहिए। तो ये क्या करेगा कि जो आईडी है वो इस पॉइंट नंबर के बेसिस पे बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट है 45, तो इस पॉइंट का जो आईडी होगा वो भी 45 होगा। तो ये हमने आईडी जनरेट कर लिया है पॉइंट नंबर के बेसिस पे। अभी हमको क्या करना है, जो मेन आरबीडी फ्रैक्चर, ये हमको लेना है। अब ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है क्योंकि ऑब्वियसली एक एचडीए है। मैं ट्राई करूँगा कि दूसरा कोई ट्यूटोरियल बनाऊँ तो उसमें हम इसको स्क्रैच से बनाएं, क्योंकि हमको ये यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि जेन्युइनली ये बहुत हेवी है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे नोड्स हैं जो मे बी हमको यूज़ में आए या नहीं आए, तो इसके वजह से ये काफ़ी हेवी हो जाता है। और क्योंकि इसका कैलकुलेशन ही इतना ज़्यादा है, ये पूरा सिस्टम को काफ़ी हेवी कर देता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये जब हम कोई एफएक्स का काम करें तो ये जो एच है वो हम यूज़ नहीं करें। एच यानी कि एक डिजिटल एसेट होता है जो हुडनी में ऑलरेडी रहता है। किसी और ने ये, जैसे समझो ये पूरा एसेट है, किसी और ने बनाया है और उसने एक एज अ एसेट ये सेव कर दिया है आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर करके। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं अंदर। देखिए ये नॉर्मल नोड्स ही होते हैं, बट ये काफ़ी हैवी होता है रीड करने के लिए। इसके बारे में हम
जानेंगे जब, अगर हम बेसिक से सीखते हैं, अगर मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊँ तो इसके बारे में जानेंगे कि एचडीए क्या होता है। तो अभी ये काफ़ी हेवी होता है एंड जैसे मैंने बताया, तो और इसमें बहुत सारे फ्रैक्चर के ऑप्शंस हैं, तो आपको ये बहुत सावधानी से यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत हेवी होता है। मैं एग्जैचुरेट नहीं करूँगा। अगर आप इसको कनेक्ट भी करते हैं तो प्लीज़ आपके फ्रेम पे, टाइमलाइन पे कहीं भी मत रहिए क्योंकि ये कुक करने लग जाएगा वो टाइमलाइन। तो फर्स्ट फ्रेम पे रहिए। अगर 24 पे रह के आपने इसको कनेक्ट किया तो वो पूरा रीड करेगा एंड कभी कभी कैंसिल भी काम नहीं करता। अगर आप एस्केप दबाएंगे तो वो क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अपने फाइल सेव कर ले ये कनेक्ट करने से पहले। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे ये रैंगल है हमारा, ये हमारे लास्ट इनपुट में जाएगा, जो कि ये पॉइंट्स मांग रहा है कि हमारे पॉइंट्स क्या होंगे फ्रैक्चर के लिए। तो हम फ्रैक्चर के लिए ये पॉइंट्स दे देंगे। और फर्स्ट में हमारा वो ऑब्जेक्ट मांग रहा है जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है बिना किसी चेंजेस के। वो ये हमारा फर्स्ट इनपुट जो हमने लिया था, ये जो हमारा नॉर्मल ग्रिड है, ज्योमेट्री, हम वो ले लेंगे और उसको हम फर्स्ट इनपुट पर डाल देंगे क्योंकि वो ज्योमेट्री मांग रहा है। तो जैसे हमने ये कनेक्ट किया तो इसने हमारे पूरे ग्राउंड पे एक फ्रैक्चर कर दिया है। अगर आपको दिख रहा है तो ये व्यू पोर्ट में मैंने वायर फ्रेम किया हुआ है, तो ये पूरे ग्राउंड पे इसने फ्रैक्चर किया है। अब ये हमने ऑलरेडी तो दिया हुआ था यहाँ पे स्कैटर, तो इसने ये यूज़ नहीं किया। क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि हमको यहाँ पे फ्रैक्चर में, प्राइमरी फ्रैक्चर में, ये जो इनपुट पॉइंट्स है वो हमें देना पड़ेगा। क्योंकि इनपुट पॉइंट से ये क्या बताएगा कि हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट्स है जो हमने बनाए हैं, तो हमको सिर्फ उतना ही पार्ट पे इसे फ्रैक्चर करना है। तो जैसे ही मैंने ये इनपुट पॉइंट्स उसको दिए, उसने जहाँ पे भी हमारा बीच में पूरा हमने जनरेट किया था स्कैटर, वो ले लिया है एंड उसने पूरा फ्रैक्चर कर दिया है। अब इसमें हमको बेसिक सेटिंग्स करनी होगी। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप इस पे ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत हेवी हो जाएगा। अब इसको जो फर्स्ट वाला है, हम इसको नॉर्मली रहने देंगे। आप दोनों में इनपुट पॉइंट्स कर लीजिए, जो फ्रैक्चर 1 और फ्रैक्चर 2 है, तो दोनों में इनपुट पॉइंट्स कैलकुलेट करेगा एंड स्कैटर पॉइंट्स को ज़ीरो कर देंगे क्योंकि हमें अलग से कोई स्कैटर पॉइंट्स नहीं डालना है। तो ये ज़ीरो हो गया। अब इसमें और भी चीज़ है, ये तो बेसिक फ्रैक्चर हो गया एंड इसमें अभी डिटेल, चिपिंग, कंस्ट्रेंट्स तो हम इस बार नहीं करेंगे यूज़ क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट्स का इतना काम नहीं है। मे बी बेसिक ग्लू के साथ कर सकते हैं कुछ, बट इतना इन डिटेल नहीं है। अब चिपिंग से क्या होगा कि यूजुअली जैसे अगर आपने नोटिस किया है, अगर आप एक जो ब्रिक होता है, जो ईट ईट होती है, उसको अगर आप थ्रो करते हैं, फेंकते हैं ज़मीन पर, तो उसमें से छोटे-छोटे जो डेब्रीज निकलता है, अलग से एक चंक निकलता है ना, साइड से थोड़ा-सा टूट जाता है या अलग से उसका पार्ट गिर जाता है टूटने के बाद। बड़े-बड़े चंक्स होने के बावजूद भी छोटे-छोटे जो चंक्स होते हैं, वो हम एक चिपिंग से ला सकते हैं। तो ये चिपिंग बेसिकली क्या करेगा कि जो आपके बड़े पार्ट्स अगर जब ब्रेक होते हैं, तो उसके छोटे-छोटे पार्ट्स भी बनेंगे, लाइक छोटे-छोटे फ्रैक्चर्स होंगे, तो वो छोटे-छोटे फ्रैक्चर्स भी जनरेट करेगा। ये काफ़ी हेवी होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको नहीं यूज़ करें। अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो काफ़ी लाइक बारीकी से करना पड़ेगा वरना ये हेवी हो जाएगा। तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। डिटेल में अब एज डिटेल है क्योंकि जैसे अगर आपका मॉडल इतना ज़्यादा हाई नहीं है बट हमको और डिटेलिंग चाहिए जब फ्रैक्चर होने के बाद, जो इंटीरियर डिटेल्स होता है, क्योंकि अभी यहाँ पे इंटीरियर डिटेल्स नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा ब्लैंक है। अगर मैं इसमें एज डिटेल डाल देता हूँ तो ये थोड़ा हैवी है, कैलकुलेट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हैवी है, तो इसको काफ़ी कॉशियस होके यूज़ करना पड़ेगा वरना ये क्रैश भी कर सकता है सिस्टम। ये अभी भी लोड ही हो रहा है क्योंकि ये एज डिटेल काफ़ी हैवी है। तो ये लोड हो गया है। अब जैसे आप देख सकते हैं तभी तो ये पूरा फ्लैट था, बट इसने अभी थोड़ा डिटेलिंग कर लिया है, थोड़ा नॉइज़ डाल दिया है ताकि जब ये फ्रैक्चर होगा तो ये एकदम फ्लैट नहीं लगेगा। जो इसका इंटीरियर है एकदम फ्लैट नहीं लगेगा, थोड़ा लाइक नॉइज़ी रहेगा, थोड़ा पैटर्न रहेगा इसमें, है ना? तो वो एक नेचुरल इफ़ेक्ट देगा कि वो कुछ ब्रेक हुआ है और अंदर से भी लाइक क्रैक्स है बहुत सारे। तो ये एक तो एक नॉर्मल एज डिटेल है और दूसरा इंटीरियर डिटेल है। तो इंटीरियर डिटेल से ये और काफ़ी थोड़ा रैंडमाइज़ कर लेगा। अब ये सब एलिमेंट्स काफ़ी हेवी होने के कारण यूज़ नहीं किया जाता, बट इस ट्यूटोरियल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बट प्लीज़ मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आप अपने सिस्टम के हिसाब से पॉइंट्स बनाइए। ये जनरेट करने का ज़्यादा तरीका वही है कि आप यहाँ से कंट्रोल करें कि आपके पास पॉइंट्स कितने हैं। आप शुरू में
भले ही 50 पॉइंट्स हो, 50 पॉइंट से कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा हैवी नहीं हो रहा है और इजीली कैलकुलेट हो रहा है, नीचे जो कैलकुलेशन हो रहा है ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, तो आप धीरे धीरे करके अपना पॉइंट्स बढ़ाइए, तो आपको ज़्यादा फ्रैक्चर मिलेगा। बट प्लीज़ शुरू में लाइक आप 20 30 या 40 क्रैक से शुरू कीजिए। जैसे मैंने बेसिक 50 रखा है, तो भी ये अच्छा ही लग रहा है, इतना कुछ बेकार नहीं लग रहा। इसके इंटीरियर के डिटेल्स भी है एंड एज डिटेल्स भी है, तो काफ़ी जल्दी कैलकुलेट हो गया। तो ये करने के बाद हमें अभी एक असेंबल नोड लगाना है, क्योंकि असेंबल लगाने से क्या होता है कि अभी जैसे कि ये यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया, ये काफ़ी हैवी है और ये रीड होगा। अगर जब हम डॉप नेटवर्क पे डालेंगे तो ये सारा डेटा रीड होने के लिए बहुत समय लगता है। तो आरबीडी में एक इजी तरीका है कि हम इसको पैक कर देंगे। तो ये असेंबल करने के बाद हमें ये क्रिएट पैक ज्योमेट्री करना है। तो ये जो भी सारा एलिमेंट्स रहेगा ये पैक कर देगा। तो पैक करने से क्या होगा कि ये थोड़ा लाइट वेट हो जाएगा एंड हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें हमें 2-4 तरीके के एट्रीब्यूट्स भी मिलते हैं, जो हमें आगे जाके डॉप नेटवर्क में काम आएगा। कि जो पर पीस डेटा है, लाइक आपके पास समझो कि यहाँ पे 50 फ्रैक्चर्स है, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये पर जो क्रैक है, जैसे कि ये एक पूरा एलिमेंट है, ये एक बड़ा पूरा एलिमेंट है, तो वो एक एक पीस को डिवाइड कर देगा एंड हमको अलग अलग कंट्रोल मिल सकता है उसका। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट जनरेट होता है जो आरबीडी फ्रैक्चर हमें देता है। जो आरबीडी में यूजुअली होता है नेम फ्रैक्चर, सॉरी नेम एट्रीब्यूट। तो हमको वो ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे। और बाकी सब डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये पीस जो है, ये पीस हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये जो हमारे पास जितने भी पीसेस है पैक ज्योमेट्री के, या तो ये फ्रैक्चर के, उसके एक एक के हमारे पास, देखो अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्री स्प्रेडशीट में देखूंगा, तो हमारे पास एवरी पीस के लिए एक पीस एट्रीब्यूट है। तो अगर हमको कोई स्पेसिफिकली एक एट्रीब्यूट यानी कि सॉरी एक पीस सिलेक्ट करना है, इसमें से एक फ्रैक्चर सिलेक्ट करना है, उसको आइसोलेट करना है या डिलीट करना है, नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से वो पीस सिलेक्ट करके उसको डिलीट, मूव, शिफ्ट या ट्रांसफॉर्म कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ये ईजी पड़ता है। बस ये ध्यान रखना है कि हमको ये नेम एट्रीब्यूट जो है वो ट्रांसफ़र करना है और पैक ज्योमेट्री भी बनानी है। तो ये हमारा बेसिक फ्रैक्चर हो गया है। तो हम इसको एक नल दे देंगे, क्योंकि नल लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया हमेशा से। क्योंकि हमें ये आगे जाके जब हमको किसी से बाइंड करना रहेगा या कॉल करना रहेगा, तो ये ईज़ी पड़ता है ढूँढने के लिए कि इसका आउट नेटवर्क क्या है। तो ये हमारा बेसिक फ्रैक्चर तो हो गया है रेडी। अब हम क्या करेंगे कि जैसे अभी एक हमें फोर्स चाहिए जो इस ग्राउंड कोलिजन को तोड़ सके, क्योंकि अभी तो ये स्टैटिक है और कुछ भी मूव नहीं हो रहा है। तो अभी जो हमने अपना लेज़र ब्लास्ट बनाया था, वो हमें काम आएगा, क्योंकि हम उसका फोर्स, जो उसका वेलोसिटी है, वो यहाँ कैलकुलेट करेंगे और उसके फोर्स के हिसाब से ये ग्राउंड कोलिजन होगा और ग्राउंड फ्रैक्चर होगी। तो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। जो मेरा पाथ है, मैं पाथ यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और ये हमारे पास हमारा लेज़र आ गया है। ये हमारा लेज़र है। अब हम क्या करेंगे, इसको वीडीबी फ्रॉम पार्टिकल्स करेंगे, क्योंकि ये पार्टिकल्स में है, तो हमें इसको वीडीबी में कन्वर्ट करना है। वीडीबी में कन्वर्ट करने के लिए हम थोड़ा इसको रेजोल्यूशन दे देंगे, क्योंकि अभी लो रेज है, 0.05 मैंने कर दिया। तो हमें ये इतना लाइक डिफाइंड नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रिगर करना है जो हमारा फ्रैक्चर है। तो उसके लिए इसको थोड़ा ऐसे ही लाइक बड़ा रहने देंगे। तो हमें इसका थोड़ा रेडियस कम करना है, 0.4 थोड़ा पतला कर देंगे ताकि वो थोड़ा शेप दिखे प्रॉपर। एंड बाकी कुछ नहीं करना है, ये रेडी हो गया है। ये करने के बाद हम एक ग्रुप लेंगे। ग्रुप इसलिए लेना है क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट्स है, ये हम ग्रुप बनाएंगे एंड ये हमारा जो डेटा हमने बनाया है वीडीबी, वो हम यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे और इस ग्रुप को नाम दे देंगे कोलाइड। एंड हमें इनेबल बाय बाउंडिंग रीजन्स करना है। बाउंडिंग रीजन्स में हमें बाउंडिंग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो हमको वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल कराना है, क्योंकि ये सेकंड आउटपुट में बाउंडिंग ऑब्जेक्ट मांग रहा है, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट से हमें उसको बाउंड करना है। और फर्स्ट तो यहाँ पे हमारा स्कैटर पॉइंट्स है, क्योंकि हमको वो डेटा चाहिए। अभी ये एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने पॉइंट्स कॉल किया है और यहाँ पे ग्रुप टाइप प्रिमिटिव्स है। तो हम इसको पॉइंट्स करेंगे, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हमारा आ गया। अब बेसिकली क्या होता है कि ये पॉइंट्स को ट्रिगर होगा तो ये ग्रुप पे सारा ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है।
इसका रीज़न ये है क्योंकि ये शायद बहुत ऊपर है। अगर आप देख सकते हैं तो ये अभी हवा में है, लाइक पॉइंट्स से कोलाइड नहीं हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके नीचे ला लेंगे। तो ये मैंने ट्रांसफॉर्म लगाया एंड हम इसको थोड़ा नीचे लेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने ये देखो, अगर नीचे लूँगा थोड़ा, तो ये जो येलो डॉट्स दिख रहे हैं, जो ये बॉक्स के अंदर आ रहे हैं येलो डॉट्स, तो वो क्या कर रहा है कि वो एक ग्रुप बना रहा है इसके बेसिस पे, क्योंकि हमारा जो स्कैटर है उसके ऊपर ये वीडीबी पार्टिकल्स है, जो हमारा लेज़र बीम है वो सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को ग्रुप कर रहा है जो उससे कोलाइड हो रहा है। तो ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है फ्रैक्चरिंग के लिए, कि जैसे ही वो हमारा लेज़र बीम उसके ऊपर से जाएगा तो ये पॉइंट्स के ग्रुप बनेंगे एंड जो जो पॉइंट्स ग्रुप में है वो ट्रिगर करेगा उस फ्रैक्चर को। होपफुली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा हो, क्योंकि बेसिकली ये कुछ नहीं कर रहा है। हमारा जो लेज़र है वो सिर्फ स्कैटर पॉइंट जो हमने बनाया है उसके ऊपर से जा रहा है, क्योंकि हमारा लेज़र वैसे ही है, क्योंकि हम ऐसे है ना जो ट्रैवल कर रहा है सिर्फ। तो हमने जो स्कैटर लिया है उसके ऊपर खाली उसको एक ग्रुप बना रहा है कि जहाँ जहाँ से वो लेज़र जा रहा है वहाँ वहाँ वो कोलाइड करेगा एंड उसका एक ग्रुप बनाएगा।